नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम केदारनाथ सिंह, हमारा हिंदी साहित्य का पाठ केदारनाथ सिंह बनारस और दिशा को कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हमारे। बनारस कविता में शहर का जीवन कैसे चलता है? जमाना आपकी उड़ान देखता है, आप किन परिस्थितियों में उड़ान भरते हो ये कोई नहीं देखता। तो जो बच्चे जीवन में उड़ान भरना चाह रहे हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाह रहे हैं, वो मेहनत के साथ जुटे हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बनारस कविता में शहर का जीवन कैसे चलता है? तो बनारस कविता में शहर का जीवन धीरे धीरे गति से चलता है। और खाली होता यह शहर, यहाँ शहर शब्द बनारस नगर के लिए प्रयुक्त हुआ है। बनारस कविता किस ऋतु का उल्लेख करती है? तो बनारस कविता में बसंत ऋतु का उल्लेख किया गया है। बनारस में सैकड़ों वर्षों से किसकी खड़ाऊ रखी हुई है? तो महाकवि तुलसीदास जी की खड़ाऊ बनारस में सैकड़ों वर्षों से रखी हुई है। बनारस शहर की विशेषताएं विशिष्ट हैं। बनारस शहर की प्राचीनता और बनावट के कारण ये शहर है, ये विशिष्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, दिशा कविता का मूल आधार क्या है? तो दिशा कविता का मूल आधार बाल मनोविज्ञान है। बालक का विज्ञान, बालक के मन को समझने वाला विज्ञान, बाल मनोविज्ञान। बच्चे ने हिमालय को किस दिशा में बताया? बच्चे ने हिमालय को उसी दिशा में बताया जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही थी। तो बच्चे की जो दुनिया है वो उतनी विस्तृत नहीं होती जितनी एक बड़े की होती है। तो बाल मनोविज्ञान का इसमें वर्णन किया गया है। बसंत के अकस्मात आने से लहराता या मुडवा हिड मोहल्ले में क्या चलती हैं? तो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। खाली कटोरे में बसंत का उतरना से क्या अभिप्राय है? तो खाली कटोरे में बसंत का उतरने से अभिप्राय है कि भिखारियों को जब भिक्षा मिलती है तो उनके खाली कटोरे में ऐसे लगता है कि जैसे उनके बसंत उतर आया। तो उपयुक्त कथन का से यह है कि अब तक भिखारियों ने जो कटोरे खाली थे अब भिक्षा से भर जाएंगे और उनमें पैसे डालने प्रारंभ हो जाएंगे। भिखारियों की आंखें आनंद से चमकने लगेंगी और लगता है मानो उनके कटोरों में बसंत उतर आया। बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार से वर्णित किया है? तो बसंत के आगमन पर लोगों के मन में उल्लास भर जाता है जो उनकी पूर्णता का प्रतीक है। गंगा घाट पर किसी पर्व पर दूर दराज से लोग श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, शिव शंकर भगवान के दर्शन करते हैं और इस प्रकार बनारस पूर्णता से व्याप्त होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अंधेरी गलियों से सब गंगा घाट पे जाते हैं, सब यात्रा निकलती है और गंगा घाट पे लोगों को लेके जाते हैं और दाह संस्कार किया जाता है। तो ये बनारस की रिक्तता को प्रकट करता है। बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर में क्या कहना चाह रहा है? तो बनारस में हर कार्य धीमी गति से होता है, हर कार्य लय से होता है या धीरे धीरे धूल उड़ती है। बनारस में हर कार्य धीरे धीरे होता है। यहाँ मंदिरों में गंगा घाट पे आरती भी धीरे धीरे बजती है, यहाँ संध्या भी धीरे धीरे उतरती है। बनारस में हर कार्य अपनी लय से होते हैं और धीरे धीरे हर कार्य का होना बनारस की एक अनूठी विशेषता है। यहाँ एक सामूहिक लय होती है और ये शहर अपने ढंग से जीता है, ये बताने का कवि ने प्रयास किया है। अपनी एक टांग पे खड़ा यह शहर है। बनारस शहर के बारे में बताया जा रहा है कि अपनी एक टांग पे खड़ा यह शहर है, दूसरी टांग से बेखबर है। पहले एक टांग पे खड़ा है यानी प्राचीनता पे खड़ा है, तो एक टांग पे खड़ा है, दूसरी टांग से बेखबर है। उपयुक्त जो पंक्ति है वो शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करती है। किस प्रकार के शिल्प सौंदर्य को? तो इसका भाव पक्ष है कि ये शहर समय में मस्त और व्यस्त है। यह अपनी आस्था, मान्यता, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति में लीन है। उसे अपनी पुरानी संस्कृति और परंपराओं के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इसे आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं है, यानी ये आधुनिकता से बेखबर है। दूसरी टांग से बेखबर है मतलब आधुनिकता से बेखबर है।
कक्षा पक्ष है, भाषा सरल और प्रभाव में है, मुक्त छंद से है, योजना सार्थक है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग के कारण वर्णन सजीव और सचित्र बन जाता है। बिल्कुल बेखबर पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट कविता हम देख लेते हैं, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, उपयुक्त पंक्ति में कवि का क्या भाव है? तो बनारस की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, आस्था, विश्वास और भक्ति अत्यंत सुदृढ़ है। वह प्राचीन काल से इस प्रकार की बनी हुई है और उसको अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं है। उसके खुद की ये विशेषताएं उसे सहारा दे रही हैं, तो उसे किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं है। ये बिना किसी सहारे के जन जीवन में समाई हुई हैं। तो यही बताने का प्रयास इसमें किया गया है। कवि ने बनारस की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो गंगा घाट पर स्थित उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर बनारस है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता की यहाँ प्रबलता है। यह शिव की नगरी है। यहाँ गंगा के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस शहर के साथ मोक्ष की अवधारणा जुड़ी हुई है। लोगों को विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, तो मोक्ष की अवधारणा यहाँ जुड़ी हुई है। यहाँ आध्यात्मिकता और आधुनिकता का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। बनारस में संध्या को नदियों और घाटों पर आरती होती है और सारा शहर है वो दीपों से जगमगा उठता है। ये इसकी विशेषता बताई। दिशा, बाल मनोविज्ञान से संबंधित लघु कविता को स्पष्ट कीजिए। तो अब दिशा में कवि ने बाल मनोविज्ञान को किस प्रकार से बताया है? इस कविता में बाल स्वभाव का यथार्थ चित्रण किया है। बच्चे की सोच और बड़ों की सोच में अंतर होता है। बच्चों की दुनिया छोटी होती है, इसलिए वे उसे सीमित दायरे तक ही सोचते हैं, और इसी कारण हिमालय उधर ही बता रहे हैं बच्चे जिधर उनकी पतंग उड़ रही है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता से देते हैं। कवि ने जाना है कि बच्चों का यथार्थ अपने ढंग का होता है। कवि ने बच्चों का स्वभाव पहचान कर उनका अच्छा वर्णन किया है। अब हम जो इस कविता के कवि हैं, लेखक हैं, उनका परिचय देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह का परिचय, साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। तो केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाएं कवि हैं और उनकी कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह तो है लेकिन शांत है एवं संयंत्र सवर का सशक्त रूप उभरता है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में बिंब विधान पर बहुत बल दिया गया है और उनकी भाषा नम्य और पारदर्शी है। उनके शिल्प में बातचीत की सहजता है और अपनापन अन्यास ही उनकी कविताओं में दिखाई देता है। आपको यानी कवि को कह रहे हैं कि आपको अकाल में साहस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। व्यास सम्मान से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। काव्य संग्रह अभी बिल्कुल जमीन पक रही, यहाँ से देखो, अकाल और बनारस, ये सब काव्य संग्रह है। कहानी संग्रह कब्रिस्तान में पंचायत, ये कवि की कहानी संग्रह है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आलोचना और निबंध भी लिख हैं। तो मेरे समय के लोग, कल्पना और छायावाद, हिंदी कविता में बिंब विधान, ये सब इनके आलोचना और निबंध हैं। विष्णु खरे का एक कम सत्य हम देख लेते हैं। कवि के अनुसार, कवि कौन है? विष्णु खरे। तो कवि के अनुसार अमीर लोगों ने अमीर बनने के लिए क्या किया? तो कवि के अनुसार अमीर बनने की होड़ में लोगों ने अपने स्वाभिमान तक को बेच दिया। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ईमानदार क्यों कहता है? कि कवि का कहना है कि अगर वो बेईमान होता तो इस तरह हाथ नहीं फैलाता और भीख नहीं मांगता। कवि ने कब से लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है? तो कवि ने 1947 की आज़ादी के बाद लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। कवि ने स्वयं को लाचार, कम, चोर और धोखेबाज क्यों कहा? क्योंकि कवि मानता है कि मैं स्वयं एक लाचार, कामचोर और धोखेबाज हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि कौन बेईमान है, कौन ईमानदार, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाता। तो इसका मतलब मैं कामचोर, लाचार और धोखेबाज हूँ। सत्य कभी दिखता है, कभी ओझल हो जाता है। कवि के अनुसार ऐसा क्यों है? तो कवि ने कहा कि सत्य कभी दिखता है, कभी ओझल हो जाता है, क्योंकि सत्य हमेशा परीक्षा लेता है।
युधिष्ठिर के पुकारने पर भी विदुर कहाँ चले जाते हैं? तो युधिष्ठिर के पुकारने पर विदुर घने जंगलों में चले जाते हैं। सत्य कविता में विदुर युधिष्ठिर किसके प्रतीक हैं? तो सत्य कविता में कवि सत्य विदुर हैं वो सत्य के, युधिष्ठिर हैं वो व्यक्ति के प्रतीक हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक कम कविता में कवि ने किस पर व्यंग किया है? तो कवि ने स्वार्थ, चालाक, धोखेबाज और भ्रष्ट व्यक्तियों पे व्यंग किया है। भिखारी जब कवि के सामने हाथ फैलाता है तो कवि क्या सोचता है? तो कवि सोचता है कि ये सबसे ईमानदार और निश्चल व्यक्ति है, क्योंकि अगर ये धोखेबाज होता तो आज ये अमीर होता, इस तरह के से हाथ नहीं फैलाता। तो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा से वो बेखबर है, यानी दूर है, तो इसका मतलब वो ईमानदार है। कवि ने लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने आज़ादी के बाद भारत में अनेक लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। छल कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता, अन्याय के बल पे लोगों ने अपनी स्थिति को सुधारा है और अनैतिक तरीकों से लोग धनवान बने हैं और दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है उससे उन्होंने उन्नति की है, यानी उस साधन को अपनाया है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी, हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। उपयुक्त पंक्ति का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो आज स्वतंत्र, आज सर्वत्र, आज सभी जगह, यानी सर्वत्र दूसरों से आगे निकलने की जो होड़ है, गला काट प्रतिस्पर्धा जो कवि ने बताई है, उसके कारण दूसरों से आशंकित है, पीड़ित है। ऐसी स्थिति में भिखारी अपने फैलाए हुए हाथ से वह हमें आश्वस्त कर रहा है कि वह पूरी तरह से हमारी कृपा पे आश्रित है और हमारे बराबर का नहीं है। वो हमसे कोई कंपटीशन नहीं करा, हमसे होड़ नहीं करा और हम उसकी तरफ से निश्चित रह सकते हैं। कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा है जो हमसे प्रतिस्पर्धा के इस युग में हमसे हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि हमारे पे आश्रित है। भले ही हम उसे कुछ दें या न दें, वह हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है। भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। भाषा में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ। ये पंक्तियाँ मुक्त छंद एवं व्यंग रूप से लिखी गई हैं। सत्य का दिखना और ओझल होना, कवि का क्या तात्पर्य है? सत्य कभी दिखता है, कभी ओझल हो जाता है, तो इससे कवि का तात्पर्य है कि सत्य कभी स्थिर नहीं होता, वह हमें कभी दिखता है, कभी छिप जाता है। वस्तुतः आज का समाज सत्य को आज के समाज में सत्य को पहचानना बड़ा कठिन है। और ये बात कवि कहना चाह रहा है कि सत्य कोई निश्चित पहचान नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति सत्य के बारे में संशयग्रस्त है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। यदि हम किसी एक युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा सकते हैं तो वह एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है। सत्य लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है। वह दृढ़ निश्चय अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है। वह हमें और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है। इनमें उपयुक्त जो पद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो संदर्भ बताना है। पहले तो संदर्भ कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा का भाग 2 और विष्णु खर्रे जी द्वारा रचित सत्य कविता से संकलित है। प्रसंग देख लेते हैं। महाभारत के मिथिकीय चरित्रों जैसे युधिष्ठिर और विदुर आदि को लेकर लिखी हुई इस कविता में कवि ने सत्य की विशेषताओं को उद्घाटित किया है। सत्य उसी को प्राप्त होता है जो एक दृढ़ निश्चयी हो, एक संकल्पवान हो, जिसने संकल्प कर रखा हो, दृढ़ निश्चय कर रखा हो। व्याख्या करनी है अब हमें। सत्य हमारी परीक्षा लेने के लिए हमसे दूर जाता है। साहित्य जीवन का एक दर्पण है, साहित्य समाज का एक दर्पण है। अगर जिसने साहित्य को सरल और सहज भाव से समझ लिया वो अपने जीवन में कठिन से कठिन डगर को भी पा लेता है। साहित्य में इतना रस है, इतनी कला है, जीवन जीने की एक कला है। तो मैं साहित्य से बहुत प्रभावित हूँ। सत्य हमारी परीक्षा लेने के लिए दूर होता जाता है। बिल्कुल सही और सटीक जो व्याख्या है, या कहें कि समाज का एक दर्पण है, जीवन का एक दर्पण होता है साहित्य, और वह परखने का प्रयास करता है कि हम कब तक उसका अनुगमन कर सकते हैं। विदुर का युधिष्ठिर पुकारते हुए रुकने के लिए कह रहे थे
पर विदुर थे कि उनकी पुकार को अनसुना करके घने जंगल में चले जाते। युधिष्ठिर संकल्पनावान एवं दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं और वे लगातार विदुर का पीछा करते हैं और अंततः विदुर को रुकना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह सत्य ही हमारे दृढ़ निश्चय की परीक्षा करता है। यदि हम संकल्प शक्ति से युक्त हैं तो अंततः सत्य को पा ही लेते हैं। ये हम अपने जीवन में सफलता के लिए लागू करें तो एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाती है। जो अपने सफलता के लिए संकल्पवान होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और सफलता का पीछा करते हैं तो युधिष्ठिर की तरह विदुर को पाई लेते हैं, सफलता को पाई लेते हैं। भाषा सरल, भावपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण खड़ी है। मुक्त, छंद एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। युधिष्ठिर एवं विदुर को प्रतीक बनाकर सत्य का उद्घाटन किया गया है। सत्य की प्राप्ति दृढ़ निश्चय व्यक्ति को होती है, इस तरीके से स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो तुलसीदास राम भक्त गीतावली पद पे होगा। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, यानी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुभकामना।